Ramu and I sat on our favorite buffalo and watched a pair of saras prancing and capering around each other. Tall, stork like birds with naked red heads and long red legs. देन ऑथर कहता है कि रामू और मैं दोनों जने अपनी मन पसंदीदा बफेलो भैंस के ऊपर बैठते थे और उनके ऊपर बैठ के हम सारस पेयर ऑफ सारस उनको देखते थे। सारस जो है उनको क्रेन्स भी बोला जाता है, जो कि प्रैंसिंग एंड केपरिंग कर रहे होते थे। दैट मीन्स कि जो जंप कर रहे होते थे, एक दूसरे के साथ हैप्पीली प्ले कर रहे होते थे। और ये जो सारस है ये कैसे हैं, टॉल लंबे लंबे ये बर्ड्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रोक्स लाइन्स ड्रॉ होती हैं और इनकी रेड कलर का हेड होता है और इनकी रेड कलर की लंबी लंबी लेग्स होती हैं। ये जो क्रेन्स हैं ये हैं, इनको माइग्रेटिंग बर्ड्स बोलते हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो कि जब वेदर चेंज होता है, कोल्ड मौसम से, कोल्ड वेदर से ये वार्म वेदर वाली कंट्रीज़ में चले जाते हैं। जहाँ पे ठंड होती है वहाँ से ये मूव करके जहाँ पे गर्मी वाला मौसम होता है वहाँ पे ये चले जाते हैं। और जो बर्ड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स, जिनकी एग्जाम्पल है क्रेन्स। एंड एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को बोलते हैं माइग्रेशन, right? They are always very devoted companions, and it is said that if a saris is killed, its mate will haunt the scene for weeks, calling sadly and sometimes spinning away and dying of grief. ये कहा जाता है कि जो क्रेन्स हैं, ये जो सारस बर्ड्स हैं, ये बड़े ही फेथफुल, बड़े ही डिवोटेड, अपने पार्टनर्स के लिए बड़े ही ये समर्पित हैं। अगर इनका कोई पार्टनर, इनका कोई फ्रेंड कभी किल भी हो जाए, कभी मर भी जाए, तो ये उस सीन को उसको अपने माइंड में, अपने मन में कई हफ्तों तक ये रखते थे और उससे वो डर जाते थे। हॉन्ट मीन्स ये उनको, वो जो सीन उनको बहुत डराता था और कई हफ्तों तक ये उनके माइंड में रहता था, और जिसकी वजह से ये कई बार सैड आवाज़ें निकालते थे। एंड समटाइम्स क्या होता था कि ये जो उनको इतना ज़्यादा दुखी करती थी, इतना ज़्यादा एकिंग इनके लिए होता था, दर्द देने वाला होता था, कि जिसकी वजह से ये ग्रीफ से मर भी जाते थे। उस सैडनेस से, उस दुख से ये खुद अपने आप मर भी जाते थे। दे आर हेल्ड इन ग्रेट अफेक्शन बाय विलेज पीपल एंड व्हेन कॉट यंग मेक एक्सलेंट पेट्स. The grandfather did not keep a saris crane. He said they were as good as watchdogs, giving loud trumpet-like calls when they were disturbed. So ये जो विलेज पीपल, जो गांव के लोग, उनको क्रेन्स बड़ी पसंद थी। उनके लिए ये बड़ा अट्रैक्टिव थे, उनको ये बहुत पसंद थी और उनके लिए ये एक्सीलेंट पेट्स भी थे। उनको ये रखना, पालतू रखना बड़ा अच्छा लगता था। बट जो ग्रैंडफादर थे, यहाँ पे ग्रैंडफादर ऑथर के बोला कि उनको ये नहीं पसंद था कि क्रेन को अपने घर में पेट रखना। कहते थे हाँ भी जो क्रेन्स हैं वो वॉच डॉग्स, जो घरों में डॉग्स रखते हैं, घर का ध्यान रखते हैं, उनके जैसे अच्छे तो हैं, बट इनकी जो वॉइस है, जो इनकी आवाज़ है, बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ है, जैसे कि कोई हॉर्न बज रहा हो। ट्रम्पेट जो है ना, ये हॉर्न इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बाजा होता है। तो ऐसे ये बहुत ज़ोर से ये बोलते थे अगर इनको कोई डिस्टर्ब करे। सो इस वजह से ग्रैंडफादर कहते हैं कि इनको एज अ पेट नहीं रखना चाहिए। मैनी बर्ड्स आर सेक्रेड, सेड रामू, एज अ ब्लू जे swooped डाउन फ्रॉम द पीपल ट्री एंड कैरिड ऑफ अ ग्रास hopper. He told me that both the blue jay and Lord Shiva were called Neelkant. Shiva had a blue throat like the bird because out of compassion for the human race, he had swallowed a deadly poison meant to destroy the world. Keeping the poison in his throat, he did not let it down any farther. सो इस पैराग्राफ में बताया है कि जो जैसे आपको पता है जो रामू है उसको बहुत ज़्यादा फोकलोर के बारे में पता है, ऑरल ट्रेडिशन पता है उसको, लोक कथाओं के बारे में पता है। सो उसी का यहाँ पे जिक्र आ रहा है। ये कहता है कि बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे पंछी ऐसे भी हैं जो कि सेक्रेड हैं, जिनको पवित्र माना जाता है, होली हैं। जैसे ब्लू जे नाम का जो बर्ड है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो ऊपर से नीचे, पीपल ट्री से नीचे उतर के ग्रास हॉपर को पकड़ लेता है, ऐसा ये बर्ड है। बट ये जो बर्ड है ब्लू जे जो है, इसका जो गला है वो ब्लू कलर का है, ठीक है, जैसे कि लॉर्ड शिवा जो है, जिनको शिव जी बोलते हैं, इनका गला भी ब्लू हो गया था जब इन्होंने डेडली पॉइजन, जो घातक जहर था, उसको निगल लिया था।
पूरी ह्यूमन रेस को, जो मनुष्य जाति है उनको बचाने के लिए इन्होंने जो पॉइज़न है, डेडली पॉइज़न, उसको निगल लिया था, स्वेलो कर लिया था, जिसकी वजह से इनका गला ब्लू हो गया था। और इनको और ब्लू जे को इसलिए नीलकंठ बोला जाता है। लॉर्ड शिवा की यहाँ पे स्टोरी बताई है किस वजह से इनको नीलकंठ, कंठ मीन्स थ्रॉट, गला, जिसकी वजह से इनको नीलकंठ बोला जाता है। और ब्लू जे, इसका भी नीला ही गला होता है, जिस वजह से इसको भी ब्लू जे को नीलकंठ बोला जाता है। ठीक है, कीपिंग द पॉइजन इन हिज थ्रॉट। और जो हिज यहाँ पे लॉर्ड शिवा के लिए यूज़ किया गया है। उन्होंने जो डेडली पॉइजन था, जो घातक जहर था, उसको निगला तो था, स्वेलो तो किया था, बट उन्होंने इसको अंदर नहीं लेकर गए थे, उसको गले में ही रखा था, जिसकी वजह से इनका थ्रॉट ब्लू हो गया था। आर स्क्विरल सेक्रेट, आई आस्क्ड। तो देन जो रस्किन बॉन्ड है वो कहता है कि मैंने फिर रामू से पूछा कि क्या स्क्विरल्स गिलहरियाँ भी सेक्रेट होती हैं, होली होती हैं? लॉर्ड कृष्णा लव्ड स्क्विरल्स, said Ramu. He would take them in his arms and stroke them with his long fingers. That is why they had 4 dark lines down their backs from head to tail. Krishna was very dark and the lines are the marks of his fingers. So जो उसका रिप्लाई है रामू का रिप्लाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि जो लॉर्ड शिवा जिनको लॉर्ड कृष्णा वो कृष्ण जी बोला जाता है कि उनको स्क्विरल्स बड़ी पसंद थी, उनको गिलहरियाँ बड़ी पसंद थी। रामू कहता है कि वो गिलहरियों को अपने आर्म्स में, अपनी बाजू में पकड़ के उसके ऊपर अपनी फिंगर्स ऐसे मूव करते थे, और जिसकी वजह से उनके ऊपर जो लाइंस पड़ी हुई हैं, स्क्विरल्स के ऊपर स्ट्रोक्स पड़े हैं, उनकी फिंगर्स की वजह से ही पड़े हैं। और जब आप देखते हो कि जो स्क्विरल्स के ऊपर 4 कलर की डार्क लाइंस होती हैं, ब्लैक लाइंस उनके हेड से लेकर टेल तक होती हैं, वो डार्क लाइंस इस वजह से हैं क्योंकि लॉर्ड कृष्णा जो थे वो खुद डार्क थे। इस वजह से ये फिंगर्स मूव करने की वजह से ये स्क्विरल्स के ऊपर लाइंस हैं, स्ट्रोक्स हैं, एंड वो डार्क कलर की हैं। ये जस्ट क्या है, लोक कथाएँ हैं, फोकलोर है, जो कि रामू सुनाता है रस्किन बॉन्ड को। It seems that both Ramu and grandfather were of the opinion that we should be more gentle with birds and animals and not kill so many of them. So then रस्किन बॉन्ड कहता है कि जो रामू और उसके ग्रैंडफादर थे, उनकी ये राय थी कि हमें बहुत ज़्यादा काइंड, दयालु रहना चाहिए, जेंटल रहना चाहिए बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, दया दिखानी चाहिए हमें जानवरों और पंछियों के लिए, और उनको मारना नहीं चाहिए। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट देम, सेड ग्रैंडफादर। कि ग्रैंडफादर ने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इनकी रिस्पेक्ट, इनका आदर करना चाहिए। वी मस्ट एक्नॉलेज देयर राइट्स ऑन द अर्थ एवरीवेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट टू लिव बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट, दे हैव टू कीप मूविंग एज ट्रीज डिसअपियर। देन ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमें इनके जो राइट्स हैं, राइट्स मीन्स जो इनके हक हैं इस धरती के ऊपर, उनको भी स्वीकारना चाहिए, उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है, मुश्किल हो चुका है रहना, क्योंकि आपको पता है कि जो बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं वो जंगलों में रहते हैं, रहते थे, और हमने बहुत सारे फॉरेस्ट, बहुत सारे जंगलों को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया अपनी नीड के लिए, अपनी कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ पूरी करने के लिए हमने इनकी फॉरेस्ट, जो कि इनकी लिविंग प्लेस थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से ये अब इनके लिए रहना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। और इस वजह से ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमें इनके राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनके राइट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। दे हैव टू कीप मूविंग एज ट्रीज डिसअपियर। और क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो गायब होना स्टार्ट हो गए, हमने फॉरेस्ट कट कर दिए, ट्रीज़ कट कर दिए, तो जिस वजह से ये वहाँ से मूव कर जाती है, किसी और प्लेस पे चले जाती है, और हमें इनको किल नहीं करना चाहिए। ये अपनी शेल्टर ढूंढने के लिए तो इधर उधर जाते हैं, रहने की जगह ढूंढने के लिए तो इधर उधर मूव करते हैं। Rama and I spent many a long summer afternoon at the pond. Only the buffaloes and the frogs and the saras cranes knew of our friendship. They accepted us as part of their world, their muddy but comfortable pond. And when finally I went away, both they and Ramu must have assumed that I would return like the birds.
और लास्ट पैरा में यही बताया कि रामू और मैं यहाँ पे कौन है अगेन, रस्किन बॉन्ड कहता है कि मैं और रामू ने बहुत आफ्टरनून्स, बहुत समर आफ्टरनून्स, गर्मियों के दोपहरें हमने पॉन्ड के ऊपर ही बिताई हैं। और वहाँ पे पॉन्ड पे जो बफेलोज़ हैं, भैंसी, फ्रॉग्स और जो सारस क्रेन्स हैं, इनको हमारी फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती का अच्छे से पता है और इन्होंने हमें अपने वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्सेप्ट मीन्स वेलकम किया, स्वीकारा, क्योंकि इनका वर्ल्ड कहाँ पे है, मडी वाटर। ठीक है, मडी वाटर जो है वो इनका वर्ल्ड है, वहीं पे तो ये सब फ्रॉग, बफेलो, क्रेन्स रहती थी। और ये प्लेस चाहे मडी है बट कंफर्टेबल है, इंजॉयबल, मस्ती वाली कंफर्टेबल प्लेस है, कंफर्टेबल पॉन्ड था जहाँ पे ये सब इंजॉय करते थे। एंड फाइनली जब रस्किन बॉन्ड, ये जो ऑथर, वहाँ से जाने लगा तो रामू और ये जो सब हैं, उस जो बर्ड्स, एनिमल्स हैं, ये ज़रूर कहता कि एज्यूम करते होंगे, सपोज करते होंगे, मानते होंगे कि मैं एक दिन ज़रूर लौट के आऊँगा, जैसे कि पंछी लौट के आते हैं। पंछी भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और कभी ना कभी फिर से लौट के वहीं पे आते हैं। सो जब ये एट द एंड वहाँ से जाने लगा रस्किन बॉन्ड, तो ये कहता है कि ज़रूर रामू और ये सब एज्यूम कर रहे होंगे, मान रहे होंगे कि मैं ज़रूर एक दिन लौट के आऊँगा। नेक्स्ट अबाउट द ऑथर, रस्किन बॉन्ड के बारे में यहाँ पे बताया कि रस्किन बॉन्ड इज़ एन अवार्ड विनिंग इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, मच रिनाउंस्ड फॉर हिज रोल इन प्रमोटिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। कि ये जो रस्किन बॉन्ड है ये था तो इंडियन ऑथर बट ये ब्रिटिश डिसेंट का था। दैट मीन्स इसके जो पूर्वज थे, जो इसकी इंसेस्ट्री थी वो ब्रिटिश थी। था ये इंडियन ऑथर बट ये इसका ओरिजिन ब्रिटिश था। और ये बहुत ही पॉपुलर ऑथर था, इसने बड़े क्रिएटिव काम किए थे। 500 शॉर्ट स्टोरीज़, एसेज एंड नॉवेल्स, ये सब इसने राइट किए थे। और शॉर्ट स्टोरीज़ जो इसकी थी बड़ी ही डिलाइटफुल थी, इंजॉयबल थी। रस्किन बॉन्ड्स चिल्ड्रंस ऑमनिबस इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिज फेवरेट फेमस स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन। और जो इसकी ऑमनिबस है ये बच्चों के लिए मोस्टली लिखता था और बच्चों को के लिए इसने बहुत ज़्यादा गिव अप भी किया था उनके लिए। इसने लिटरेचर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अपना रोल किया था। सो ये जो इसकी पॉपुलर है राइटिंग है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो इसने बहुत सारी बच्चों के लिए लिखी थी। नाउ चैप्टर एंड नाउ स्टूडेंट्स, आपने ये सब कुछ खुद ब खुद रीड वंस अगेन करना है। ओके, थैंक्स।